जय हिंद दोस्तों। यह क्लास सेवेंथ के हिस्ट्री का पार्ट 1 है, जिसमें हम चैप्टर 2 कवर करेंगे, यानी 1 और 2। जैसा कि आपने प्रीवियस सेगमेंट को देखा होगा, क्लास 6 एनसीईआरटी के सभी 7 सेगमेंट में हमने पूरे चैप्टर्स कवर किए थे, जो कि आपके लिए उपयोगी हो रहा होगा और जो लोग परीक्षा की तैयारी में हैं तो उनके लिए उपयोगी होगा भी। इसी उद्देश्य से प्रेरित होते हुए क्लास सेवेंथ का भी यह पहला सेगमेंट है। इसमें भी चैप्टर हम 1 और 2 कवर करने जा रहे हैं और इसी तरह से सभी क्लासेस की अलग अलग सेगमेंट बनेगी। चलते हैं। पहला चैप्टर है इसका, क्लास सेवेंथ का, कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी जो चेंजेज हुए हैं वह 1000 ईयर्स में हुए, सब क्या क्या परिवर्तन हुए इसके बारे में हम समझेंगे। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था, यानी विदेशी शब्द जो फॉरेनर है यह शब्द प्रयुक्त होता था, उसके पीछे वजह क्या थी? पहला, गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो उसके लिए विदेशी शब्द युक्त होता था। दूसरा, एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यह शब्द प्रयोग करते थे। बिल्कुल गलत। इसका केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, अनजान का मतलब हमसे परिचित नहीं हो, वह विदेशी कहलाता था, यानी अजनबी कहलाता था। अब इसके बारे में कुछ विस्तार से समझिए। मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, वह विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में हम परदेसी और फारसी में अजनबी कह सकते हैं। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति के हों, तो यानी धर्म या जाति से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए वो विदेशी नहीं थे। इस तरह से यह साफ स्पष्ट हुआ कि पहला ऑप्शन इसका सही हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन से समूह यानी वर्ग इसमें शामिल थे? आपके ऑप्शन है सामंत, सेनापति और सैनिक। इसका सही जवाब होगा सामंत भी थे उसमें, सैनिक भी थे और सेनापति भी। तो जो 3 है, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक बात ध्यान रखिए, राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र, जो 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह आमतौर पर योद्धाओं के रूप उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। इसलिए यह जिसका ऑप्शन है सामंत, सेनापति और सैनिक, ये तीनों सामूहिक रूप से राजपूत के लिए प्रयुक्त हुआ करते थे। अगले प्रश्न की ओर हैं। अगला प्रश्न संख्या 3, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? आपके ऑप्शन है सिंचाई के लिए, सूत की कताई के लिए, बारूद वाले हथियार के लिए, मिट्टी का सामान बनाने के लिए। इसका सही आंसर होगा सिंचाई के लिए। मध्यकाल में रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न संख्या 4 की ओर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका आशय अभी विभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। दूसरा, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। इसके बारे में कुछ विस्तार समझिए। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इस तरह से इस प्रश्न से जुड़ी हुई इतनी बातें ध्यान में आप रखें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नस्तलिक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि शिकस्त लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। फारसी अरबी के जानकारों के लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था। याद रखें, नस्तलिक लिपि बाईं ओर से में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते थे, जबकि फारसी अरबी के जानकार जो लोग थे इस लिपि को पढ़ना आसान समझते थे और वे पढ़ते भी थे। शिकस्त लिपि दाईं ओर से लिखी जाती थी, जो अधिक संक्षिप्त, सघन और कठिन था। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी एक वाला कथन सही है, बाकी कथन गलत है। तो चैप्टर 1 से बहुत अधिक प्रश्न तो नहीं बन पाए, लेकिन इतने सारे प्रश्न जो थे वह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अगले चैप्टर की ओर है, नए राजा और उनके राज्य।
नए राजा उनके राज। पहला प्रश्न सेकेंड चैप्टर का, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? आपके ऑप्शन है कर्नाटक के चालुक्यों के, चोलों के, केरल के चेर शासकों के, वेंगी के चालुक्यों के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के चालुक्यों के। दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दांती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया था। तो इस तरह से इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से जुड़ा हुआ ध्यान में आप रखें। अगला प्रश्न है, चोल काल में वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? आपके सही आंसर है चोल काल में वेट्टी जो कर था, एक तरह से जबरन श्रम के ऊपर लिया जाता था। याद रख लेना है, श्रम के ऊपर लिया जाने वाला कर वेट्टी कहलाता था। यह सर्वाधिक उल्लिखित कर था। याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर है, एलोरा की गुफा 15 में ये भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रकूट काल, पल्लव काल, चोल काल और बौद्ध काल। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट काल। एलोरा की गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के वंश के शासकों के द्वारा किया गया, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को भी दर्शाती हैं। इतना ध्यान रखेंगे आप। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 4, कलहन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास का पता चलता है? कलहन जो कश्मीर से जुड़ा हुआ है, कश्मीर देखिए इसका आंसर होगा कश्मीर के राजाओं का, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में कुछ और भी ध्यान में रखने वाली बातें, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी, यानी राजतरंगिणी की रचना कलहन के द्वारा की गई एक बृहत संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। 12वीं सदी तक का इतिहास जानने का एक अच्छा स्रोत है। तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से जुड़ा हुआ ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 5, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का क्या कारण था? आपके ऑप्शन है कलिंग पर नियंत्रण के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, गोदावरी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए, कावेरी नदी की डेल्टाई क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। तीनों राजवंश कन्नौज पर नियंत्रण के लिए सदियों तक संघर्षरत रहे थे, क्योंकि कन्नौज गंगा के उपजाऊ एवं साधन संपन्न क्षेत्र में अवस्थित था और कन्नौज की स्थिति सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण थी। इसलिए कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए यह त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 6, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान मोहम्मद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों को एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहते थे। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? आपके ऑप्शन है इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। इसका सही जवाब होगा अल बरूनी। सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों और प्रांतों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी नामक विद्वान को इस महाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 7 की ओर है, चोल किनके सामंत थे? चोल जो है वह पल्लवों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर ए, चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तथा अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुरक्षा के लिए एक विशाल नौसेना का निर्माण किया था। तब बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। याद रखिए, इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ा हुआ। प्रश्न संख्या 8 की ओर है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजराज, पारांतक प्रथम। इसका सही जवाब होगा राजराज। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के तंजौर नामक शहर पर बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने करवाया था। यह मंदिर भी वास्तुकला एवं शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है, गंगाई
कोंडचोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है राजराज, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग, कुलोलुंग फर्स्ट, कुलोलुंग सेकेंड। इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रथम। अब ध्यान रखिए, गंगाई कोंडचोलपुरम चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम की राजधानी थी। जब उसकी सेना ने कलिंग पर पार करते हुए दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक क्षेत्रों को विजित किया, तब इन विजय के उपलक्ष्य में गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी और गंगई कोंडचोलपुरम गंगा विजयी चोल का नगर की स्थापना की थी। इस तरह से इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रथम। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। चोल काल की स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस तरह के प्रश्न को आप ध्यान में रखिए और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है? चोल काल में संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी हेतु परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है जो तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इस तरह से इसका 1 और 2 दोनों कथन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा, मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। अगला, चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है भी। तो यह जो कथन है इस पर विचार करना है। तो तीनों कथन सही हैं। क्या क्या? चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा, मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट या कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम था और कांस्य प्रतिमा संसार के उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट सही है। शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली जो महाराज यानी जो नटराज की मूर्तियां हैं चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। याद रखिएगा, नटराज की मूर्ति चोल काल में यह कांस्य प्रतिमाओं की उत्कृष्ट प्रदर्शनी है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 12। चोल काल के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चोल काल में किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। दूसरा, गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी प्रशासकीय कार्य करते थे। इसका दोनों कथन सही है कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था जो सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गए थे, जबकि दूसरा, गांव के समूह को नाडू कहा जाता था और नाडू न्याय करने और टैक्स वसूलने जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया करते थे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए, बेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यह बिल्कुल सही है। वेलन वगई, यह सही मिलान है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, यह भी सही स्टेटमेंट है। शाला भोग विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, यह भी सही स्टेटमेंट है। और पल्लिचंदम मंदिर के उपहार में दी गई भूमि, यह गलत स्टेटमेंट। तिरुनमट्टुकनी जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, यह भी गलत स्टेटमेंट है। यानी चौथा और पांचवा स्टेटमेंट गलत है। आपको एक बार याद करता दूं कि जो पल्ली चंदन जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहते थे, जबकि देवदान तिरुनमट्टुकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहा करते थे। इस तरह से इसका जो चौथा और पांचवा स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने धनी भूस्वामियों को मुवेंद, वेलन और अरैयार जैसी उपाधियां प्रदान की है? इसका सही ऑप्शन है चोल। याद रखना है, बेलाल जाति के धनी किसानों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद, वेलन और अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी थी, जो उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से हुई ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।